देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत चीन व्यापारिक रिश्तों को नई रफ्तार, बॉर्डर पर फिर शुरू हुआ कारोबार। भारत ने जीते 6 पदक, 2 गोल्ड से बढ़ी शान, कॉमनवेल्थ में चमका भारत। वंदे भारत से पहुंचा दिल, रेलवे ने रचा इतिहास, 4 मरीजों को मिली नई उम्मीद। पंजाब में पेपर लीक पर बवाल, एबीवीपी का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हुई थी। स्पेन सीमा पर बड़ा हादसा, भक्तड़ में 34 प्रवासियों की मौत, सीमा पर बढ़ा मानवीय संकट। करीब 6 साल बाद भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार एक बार फिर शुरू हो गया है। आज से उत्तराखंड के लिपलेख दर्रे और सिक्किम के नाथुला दर्रे के रास्ते दोनों देशों के बीच आधिकारिक कारोबार बहाल हो गया है। इसे दोनों देशों के संबंधों में सामान्य स्थिति की ओर बढ़ते कदम के रूप में देखा जा रहा है। नाथुला बॉर्डर हर साल मई से नवंबर तक 6 महीने खुला रहेगा। तय व्यवस्था के मुताबिक सोमवार से गुरुवार तक व्यापार होगा और दोनों देश फिलहाल 36 स्वीकृत वस्तुओं का ही आयात निर्यात करेंगे। वहीं उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से पहले चरण में 20 भारतीय व्यापारियों को चीन के तकलाकोट जाने की अनुमति दी गई है, जहां वे पहले से रखे सामान का निरीक्षण करेंगे। कोविड-19 महामारी के दौरान वर्ष 2020 में सीमा व्यापार पूरी तरह बंद कर दिया गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यापारियों को राहत मिलेगी तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। बुलेटिन में अगली खबर आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के विकास को नई उड़ान मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयनगरम के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और करीब 17,900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने कहा कि यह एयरपोर्ट उत्तर आंध्र के विकास का नया रनवे साबित होगा और युवाओं के लिए रोजगार व नए अवसरों का रास्ता खोलेगा। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं में एयरपोर्ट के साथ सड़क कनेक्टिविटी, ऊर्जा सुरक्षा और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने ब्लू इकोनॉमी, तटीय विकास और सेमीकंडक्टर जैसी भविष्य की तकनीकी इंडस्ट्री पर भी सरकार के फोकस का जिक्र किया। उन्होंने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के विजन की तारीफ करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश विकास और संस्कृति दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। भोगपुरम एयरपोर्ट से 17 अगस्त से कॉमर्शियल उड़ानें शुरू होंगी। सरकार का दावा है कि यह एयरपोर्ट पर्यटन, व्यापार, निवेशकों को बढ़ावा देकर राज्य की कनेक्टिविटी की नई मजबूती देगा। ये धरती अल्लूरी सीताराम राजू की धरती है। अल्लूरी सीताराम राजू जी ने जिस धरती पर आदिवासी हितों के लिए अपना जीवन समर्पित किया, आज उसी धरती पर आंध्र प्रदेश के एक नए एयरपोर्ट की शुरुआत हो रही है। ये एयरपोर्ट आंध्र और उत्तर आंध्र की ग्रोथ का रनवे है। ये आंध्र के युवाओं के बेहतर भविष्य का लॉन्च पैड है। मैं आंध्र प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। మిత్రులారా, ఈ నేల అల్లూరి సీతారామరాజు గారి నేల। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुणे में आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया और देश की सुरक्षा को मजबूत करने में उनके योगदान की सराहना भी की। अमित शाह ने कहा कि पिछले कई वर्षों में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को मजबूत करने तथा आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और रक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव लाने में अजीत डोभाल की अहम भूमिका रही है। उन्होंने यह भी बताया कि इंडियन मुजाहिदीन के बम धमाकों की जांच में डोभाल से मिली महत्वपूर्ण जानकारी गुजरात पुलिस के लिए बेहद मददगार साबित हुई थी। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई बड़े फैसलों के पीछे अजीत डोभाल की रणनीतिक सलाह और अनुभव का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
पंजाब में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर सियासी विवाद अब बढ़ता नजर आ रहा है। चंडीगढ़ में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग भी की। यह प्रदर्शन फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले को लेकर किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि लगातार सामने आ रही परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों से युवाओं के भविष्य पर असर पड़ रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने पेपर लीक के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला पेपर लीक का नहीं बल्कि हाईटेक उपकरणों के जरिए नकल का है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है। वहीं विपक्षी दल बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल ने भी सरकार को घेरते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। फिलहाल इस मामले को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों किसानों की बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 साल यानी 2030 से 31 तक जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए केंद्र सरकार 3,15,614 करोड़ रुपए खर्च करेगी। योजना के तहत पात्र किसानों परिवारों को पहले की तरह हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार के मुताबिक योजना शुरू होने के बाद अब तक किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सरकार का कहना है कि इस योजना से किसानों को खेती में निवेश करने, बीज, खाद और कृषि उपकरण खरीदने में मदद मिलेगी। इससे उनकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी और कर्ज पर निर्भरता भी कम होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले से आने वाले 5 वर्षों तक करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। सरकार का दावा है कि यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है। पीएम किसान योजना आप सब जानते हैं कि देश की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को जो क्रॉप साइकिल है, क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए का सपोर्ट, इनकम सपोर्ट दिया जाता है, जिसे कि बीज खरीदना हो, फर्टिलाइजर खरीदना हो, इन सब के लिए किसानों को एक अच्छी क्रॉप साइकिल के बिगिनिंग में बेनिफिट मिलता है, जिससे कि खेती करने के टाइम में सोइंग के समय में बेनिफिट मिलता है। खरीफ सोइंग में, खरीफ हार्वेस्ट, रबी की प्रिपरेशन में और रबी के हार्वेस्ट के समय। और ये सारा का सारा बैंक अकाउंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बैंक अकाउंट में जाता है, जो कि आप सब जानते ही हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के एक बटन दबाते ही देश के करोड़ों किसानों के पास ये बेनिफिट जाता है। पीएम भारतीय रेलवे ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। पहली बार किसी जीवित मानव हृदय को ट्रांसप्लांट के लिए ट्रेन के जरिए एक शहर से दूसरे शहर तक सुरक्षित पहुंचाया गया। सूरत सिविल अस्पताल में ब्रेन डेड मरीज के अंगदान के बाद उसका दिल वंदे भारत एक्सप्रेस से अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पहुंचाया गया। दक्षिण गुजरात में भारी बारिश और खराब मौसम के कारण एयर एम्बुलेंस का विकल्प संभव नहीं था। ऐसे में रेलवे, डॉक्टरों और प्रशासन ने मिलकर वंदे भारत एक्सप्रेसवे के जरिए यह मिशन पूरा किया। सूरत से अहमदाबाद तक ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया और करीब 250 किलोमीटर की दूरी महज 217 मिनट में तय की गई। समय पर दिल अस्पताल पहुंचने के बाद ट्रांसप्लांट प्रक्रिया भी शुरू की गई। इसी अंगदान से 2 किडनी और 1 लीवर भी जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचाए गए, जिससे कुल 4 लोगों को नया जीवन मिलने की उम्मीद जगी है। यह सिर्फ भारतीय रेलवे की उपलब्धि नहीं बल्कि अंगदान, चिकित्सा और प्रशासनिक समन्वय का भी एक प्रेरणादायक उदाहरण है, जिसने साबित कर दिया है कि समय पर लिया गया सही फैसला कई जिंदगियां बचा सकता है। बिहार में भ्रष्टाचार का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री लखेंद्र पासवान के सामने ही एक डाटा एंट्री ऑपरेटर ने कथित तौर पर 50,000 रुपए की रिश्वत मांग ली। यह सुनते ही मंत्री ने उसे 1 घंटे के भीतर सस्पेंड करने का आदेश दे दिया। सीतामढ़ी से आए फरियादियों ने आरोप लगाया था कि सरकारी अनुदान की राशि जारी करने के बदले में उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं।
शिकायत की पुष्टि के लिए मंत्री ने मौके पर ही कर्मचारी को स्पीकर पर फोन मिलवाया। बातचीत के दौरान कर्मचारी ने कथित तौर पर 50,000 रुपए की मांग दोहरा दी। इसके बाद मंत्री ने तत्काल जिला कल्याण पदाधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए और पूरे मामले की जांच के भी आदेश दिए। मंत्री ने कहा कि सरकारी सहायता लोगों का अधिकार है और रिश्वत मांगने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बोले कितना खर्चा वर्चा होगा? खर्चा वर्चा कितना होगा? आएंगे तब कहिएगा। सुनिए ना, हम कर्जे लेकर आपको दे देंगे। हम वो अच्छे का आएगा चाहे नहीं आएगा हम बाद में बोलेंगे, ठीक है? तो बोलिए ना, सुनिए ना सर, सुनिए। 50,000। अच्छा 50,000, ठीक है, हम भेज देते हैं। हेलो, लखेंद्र पासवान बोल रहे हैं। प्रणाम। कौन बोल रहे हैं? जिला कल्याण पदाधिकारी सीतामढ़ी? सर राजकुमार बोल रहे हैं सर। हाँ सर, सीतामढ़ी जिला कल्याण पदाधिकारी बोल रहे हो? जी। वहाँ आपके यहाँ चंदन कुमार कौन है डाटा ऑपरेटर में, कार्यालय में? चंदन कुमार है सर डाटा ऑपरेटर। कौन है वो? डाटा ऑपरेटर है सर, चंदन है सर। अभी आपके बगल में बैठे हुए हैं? नहीं सर, अभी बुलाए सर, अंदर में ये लोग जो करते हैं। अभी उसका मैं रिकॉर्डिंग ले रहा था और उसका मैं सुन रहा था कि किस प्रकार वहाँ एक SC/ST एक्ट केस हुआ है सीतामढ़ी कांड संख्या। लो तो जी कितना केस संख्या है? यहाँ अभी 10 आदमी मेरे सामने बैठा हुआ है सीतामढ़ी का, और उसको SC/ST एक्ट केस में उसको अनुदान के राशि जो आपके यहाँ से जाना है, उस केस में वो चंदन कुमार जो है वो 50,000 रुपया मांग रहा है। अभी तो मैं सुन लिया रिकॉर्डिंग। उसको तुरंत सस्पेंड करो, उसको वहां से नौकरी, डाटा ऑपरेटर है ना वो, अभी तुरंत उसको नौकरी खत्म करके सस्पेंड करके उस पर कार्रवाई करो। संबंधित अधिकारी पर भी कार्रवाई करेंगे। बोले स्पेन के स्यूटा शहर में प्रवासियों की भारी भीड़ ने बड़ा मानवीय संकट खड़ा कर दिया है। स्पेन में घुसने की कोशिश के दौरान भगदड़ मचने से 34 प्रवासियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक हजारों प्रवासी ने मोरक्को से समुद्र के रास्ते स्यूटा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। सीमा पर सुरक्षा बलों की तैनाती और संकरे रास्तों के कारण हालत बिगड़ गए और कई लोग भीड़ में दब गए। स्यूटा अफ्रीका में स्थित होने के बावजूद स्पेन और यूरोपीय संघ का हिस्सा है, इसलिए यह यूरोप पहुंचने का आसान रास्ता माना जाता है। गरीबी, बेरोजगारी और बेहतर भविष्य की तलाश में बड़ी संख्या में लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में स्पेन की अदालत के एक फैसले के बाद समुद्री रास्ते से आने वाले प्रवासियों को कानूनी प्रक्रिया का अधिकार मिलने लगा है, जिसके बाद इस मार्ग से आने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। वहीं प्रशासन अब सीमा सुरक्षा और मानवीय हालात दोनों को लेकर बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। उत्तराखंड के नैनीताल से महिलाओं की हिम्मत की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आरोप है कि 2 युवक गांव की लड़कियों का पीछा कर रहे थे और उन पर फब्तियां भी कस रहे थे, लेकिन इस बार लड़कियां चुप नहीं रही और बताया जा रहा है कि घटना मुक्तेश्वर क्षेत्र की है, जहां कुछ युवतियां स्कूल और बाजार की ओर जा रही थी। तभी 2 युवकों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और कथित तौर पर अशोभनीय टिप्पणियां करने लगे। जब उनकी हरकतें नहीं रुकी तो लड़कियों ने दोनों युवकों के बीच सड़क पर पकड़ लिया और उनकी पिटाई शुरू कर दी। शोर सुनकर ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गया और इसके बाद दोनों युवकों की जमकर पिटाई की गई। स्थानीय लोगों का दावा है कि उनका मुंह भी काला किया गया। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और अधिकारियों का कहना है कि जांच की जा रही है और शिकायत मिलने पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 8वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड समेत कुल 6 पदक जीते। सबसे ज्यादा नजरें नीरज चोपड़ा पर रही, जिन्होंने 85.83 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। श्रीलंका के रुमेश पाथिराजे ने गोल्ड जीता, जबकि भारत के यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज हासिल किया। जूडो में अस्मिता डे ने इतिहास रचते हुए भारत को पहला गोल्ड दिलाया। इसके बाद हर्ष सिंह ने
पुरुष 60 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीतकर भारत की झोली में दूसरा स्वर्ण पदक डाला। वहीं यामिनी मौर्य ने सिल्वर मेडल जीता। इन मुकाबलों के बाद भारत के खाते में कुल 23 पदक हो गए हैं और भारतीय खिलाड़ियों से आगे भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।